अम्मी को जानना उनकी खुशदिली को जानना था। इतना वो हंसना और हंसाना पसंद करती थी। मेरे ख्याल से ये उनका अपना हथियार था ज़िंदगी से, ज़िंदगी की आजमाइशों से, ज़िंदगी की मुश्किलों से जूझने का, कि वो हंसकर अक्सर खुद पर, आसपास के लोगों पर मजाक करके और आम बातों से हंसने की चीज़ें निकाल के, यानी चुटकुले और जोक्स सुनाना नहीं, बल्कि ये कि आम जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ ऐसा जुमला कह देना कि इंसान को हंसी आ जाए। मेरे ख्याल से उनके लिए शायद ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता अगर वो इतना हंस और हंसा नहीं सकती। और यही चीज़ें उनकी कहानियों में भी मिलती हैं, जो बहुत संजीदा, बहुत दुख भरी ज़िंदगी की आईना वाली कहानियाँ हैं। उनमें भी बीच बीच में ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर पाठक जो है वो हंसे और उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी रहे। कुछ नौजवान शायर और पार्टी वर्कर मुझसे मिलने आते थे, कहते थे रजिया आपा आपके बारे में बहुत सुना है तो इसलिए मिलने आ गए। कहाँ से आती है आप में इतनी हिम्मत? क्या कहती मैं जिसके पीछे इतना ईमानदार और बहादुर शौहर और सामने 3 बच्चे, हिम्मत तो आ ही जाएगी ना। बहैसियत अफसाना निगार भी रज़िया सज्जाद ज़हीर का अपना एक मुकाम है। नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला में इस हफ्ते हम आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं वो केंद्रित है रज़िया सज्जाद ज़हीर पर। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। और इंतहाई सीधे साधे थे, खुलूस, मोहब्बत, शफकत सब जो होना चाहिए वैसे, किसी किस्म की उनमें खरदिमागी नहीं थी कि भाई मेरा मियाँ इतना बड़ा है और मैं भी काफी अहमियत की हामिल हूँ। रज़िया दिलशाद उर्फ रज़िया सज्जाद ज़हीर अच्छी अफसाना निगार और आला दर्जे की तर्जुमा निगार थीं। ज़्यादातर लोग उन्हें प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य सज्जाद ज़हीर की पत्नी के तौर पर जानते पहचानते हैं, जबकि उनकी खुद की एक अलग पहचान थी। वे एक बहुत अच्छी अफसाना निगार और आला दर्जे की अनुवादक थीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक लिखा और बहुत खूब लिखा। जिंदगानी के संघर्ष उनके लेखन को रोक नहीं पाए। जब भी उन पर कोई मुसीबत आती वे और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती, अपने लेखन में निखर कर आती। रज़िया दिलशाद की ज़िंदगी के हमसफ़र सज्जाद ज़हीर कम्युनिस्ट पार्टी और तरक्की पसंद तहरीक के कामों में पूरी तरह समर्पित थे। उनका यह हद दर्जे का दीवानापन ससुराल वालों को ज़रा सा भी रास नहीं आता था। परिवार वाले चाहते थे कि वे यह दीवानापन छोड़ें और इसी उम्मीद में उन्होंने सज्जाद ज़हीर की शादी रज़िया दिलशाद से की थी। लेकिन हुआ क्या, अपने ज़माने की मशहूर और मकबूल उर्दू लेखिका कुर्तुल एन हैदर ने एक अनौपचारिक बातचीत में बतलाया था, उम्मीद तो सबने ये की थी कि रज़िया आपा शादी के बाद बन्ने भाई को सुधार लेंगी और वो सियासत छोड़ के वकालत करने लगेंगे। लेकिन रज़िया आपा ने अपनी बचपन की तरबियत को छोड़ दिया और पूरी तरह से बन्ने भाई के रंग में रंग गई और सारी जिंदगी उन्होंने तहरीक में लगा दी। निभाकर लिखती हैं कि रज़िया सज्जाद ज़हीर बान के एक पलंग पे बैठे बैठे एक तख्ते नीचे रख के अपने अफसाने लिखा करती थी, लेकिन तर्जुमा करते वक्त कुर्सी और मेज पे आ जाती थी। हैरत अंगेज खातून है। रज़िया की छोटी बहन ज़किया दिलशाद एक जगह वो लिखती हैं, मुझे याद आता है कि जब दोनों यानी रज़िया और उनके वालिद कीट्स और शैली का मुतालिया करते थे तो एक एक दो दो घंटे नहीं सारा दिन गुजर जाता था। मुल्क की आज़ादी के बाद पार्टी के हुक्म पर
पाकिस्तान चले जाने के सज्जाद ज़हीर के चौंकाने वाले कदम से उनके घर वाले और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने अकेली रह गईं रज़िया सज्जाद ज़हीर और उनके बच्चों से भी अपना मुंह मोड़ लिया, कोई वास्ता नहीं रखा। गर्दिश के इन दिनों में दोस्त अहबाब ने भी नाता तोड़ लिया। ऐसे मायूस और दिल शिकस्ता हालात में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सभी बेटियों को न सिर्फ अच्छी परवरिश दी बल्कि तरक्की पसंद तहरीक से भी जुड़ी रहीं। पति की गैर मौजूदगी में बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने कई नौकरियां की और साथ में उनका लेखन अनुवाद का काम भी चलता रहा। मेरे भाई की शादी से पहले उनके अफसाना ज़बानी सुन चुकी थी उर्दू हॉल में, परियों का देश। तो अफसाने से ज्यादा उनका पढ़ने का स्टाइल इतना अच्छा था, आप उनके साथ परियों की देश की सैर कर रहे थे। अपने काम के लिए वो इतनी बाकायदा थी, इतनी डेडिकेटेड थी कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। रात को चाहे जितनी भी देर क्यों ना हो जाए, ज़रूर अपनी मेज़ साफ़ करती थी, फालतू कागज़ हटाती थी, फाइल कर देती थी या फेंक देती थी, और ज़रूर साफ़ कागज़ तख्ती में लगाती थी। 3-4 कलम पार करके उनके पास होते थे, उन्हें बहुत शौक़ था पाकर का, और अब्बा उनके लिए लाते थे। तो वो स्याही रोशनाई नई भर के उनको चेक करके कि तीनों चारों ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, तैयार करके रखती थी, और फिर कुर्सी पर अपना कुशन वुशन ठीक करके उसके बाद सोने जाती थी। हम में से कोई अगर सुबह उठ जाए और उनको एक कप चाय बना दे काम करने के दौरान, तो इतनी दुआएं देती थी कि मतलब शर्मिंदगी में इंसान ये सोचे कि भाई इतना छोटा सा काम है चाय बना देने का, ये लिख रही हैं, काम कर रही हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, रोज़ क्यों नहीं करते। रावलपिंडी केस ट्रिब्यूनल ने जब सज्जाद ज़हीर को फांसी की सज़ा सुनाई तो वह इस घटना से ज़रा सा भी नहीं घबराईं और बेसाख्ता उनकी ज़ुबान से निकला, अभी तो मेरी गोद में 3 सज्जाद ज़हीर और हैं। इनकलाब की राह में ज़रूरत पड़ी तो मैं इन्हें भी कुर्बान कर दूँ। ऐसा अनूठा जज्बा था रज़िया सज्जाद ज़हीर का। रज़िया सज्जाद ज़हीर का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि हर मुसीबत के ज़माने में उन्होंने सज्जाद ज़हीर का साथ दिया। अम्मी को जानना उनकी खुशदिली को जानना था। इतना वो हंसना और हंसाना पसंद करती थी। मेरे ख्याल से ये उनका अपना हथियार था ज़िंदगी से, ज़िंदगी की आजमाइशों से, ज़िंदगी की मुश्किलों से जूझने का, कि वो हंस कर अक्सर ख़ुद पर, आसपास के लोगों पर मजाक करके और आम बातों से हंसने की चीज़ें निकाल के, यानी चुटकुले और जोक्स सुनाना नहीं, बल्कि ये कि आम जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ ऐसा जुमला कह देना कि इंसान को हंसी आ जाए। मेरे ख्याल से उनके लिए शायद ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता अगर वो इतना हंस और हंसा नहीं सकती। और यही चीज़ें उनकी कहानियों में भी मिलती हैं, जो बहुत संजीदा, बहुत दुख भरी ज़िंदगी की आईना वाली कहानियाँ हैं। उनमें भी बीच बीच में ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर पाठक जो है वो हंसे और उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी रहे। रज़िया सज्जाद ज़हीर ने हमेशा हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारी, बीमारियों का मुकाबला किया, तमाम फ़राइज़ बखूबी पूरे किए। वो एक मिसाली औरत थी। 15 फरवरी 1918 को राजस्थान के अजमेर में जन्मी रज़िया सज्जाद ज़हीर जब महज 9 साल की थीं, तब उनकी पहली कहानी लाहौर से निकलने वाली बच्चों की एक मशहूर मैगज़ीन फूल में छपी। ये कहानी खूब पसंद की गई और इसी के साथ वह पाबंदी से लिखने लगीं। शादी के बाद कुछ अरसे तक पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उनके लेखन में एक ठहराव आया, लेकिन
ये ज्यादा वक्त तक नहीं रहा। पढ़ने लिखने से वे अलग हो जाती ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनकी जिंदगी की डोर तो सज्जाद ज़हीर से बंध गई थी, जो खुद एक बड़े आंदोलनकर्ता, संगठनकर्ता और लेखक थे। शादी के एक हफ्ते के बाद ही उन्हें अपने पति के साथ कलकत्ता जाना पड़ा, जहां प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था। जाहिर है कि ऐसे रचनात्मक माहौल में उनके लेखकीय व्यक्तित्व का विकास हुआ। बन्ने भाई के असर में आने के बाद उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया, ऐसा नहीं, वो पहले से अपने आप एक राइटर थी। एक तरफ वे संजीदगी से अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां संभालती रहीं, तो दूसरी ओर इन सब के बीच जो भी समय मिलता अदब की खिदमत करती। बेहद मजहबी, कट्टर मजहबी नहीं थे, मगर मजहबी एहतराम रहता था उनको। नजर नियाज, हजरत अली की मदद लेना, इमाम जामिन बांधना, ये सब चीजों का एक दफा भी नहीं भूलते थे। प्रगतिशील आंदोलन के कामों में पेश रहती। प्रगतिशील लेखक संघ की उनके घर में जो भी बैठकें होती, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, अनवा जैसा श्रम साध्य काम भी करती। साल 1952 तक आते आते रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियाँ रेडियो पर पढ़ी जाने लगीं और उनके लिखे ड्रामे खेले भी जाने लगे। रेडियो के लिए उन्होंने फीचर और वार्ताएं भी लिखीं। शमा और 20वीं सदी जैसी अपने समय की मशहूर पत्रिकाओं में उनकी कहानी और लेख छपते थे। जर्द गुलाब और अल्लाह दे बंदा ले रज़िया ज़हीर के वे कहानी संग्रह हैं जिनमें उनकी प्रमुख कहानियां संकलित हैं। वहीं यह शरीफ लोग, अल्लाह मेघ दे, सुमन, सरे शाम और कांटे उनके उपन्यास हैं। उपन्यास अल्लाह मेघ दे लखनऊ में आए सैलाब पर केंद्रित है, जिसमें उन्होंने बंटवारे का भी मार्मिक मंजर बयां किया है। बंटवारे की असीम वेदना और उसके गहरे जख्म उनकी जज्बाती कहानी नमक में भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें बंटवारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट जाने के बाद भी अपनी सरजमी से कहानी के अहम किरदारों का दिल नहीं छूटता। अपनी सरजमी से उनकी अब भी मोहब्बत है। जहां वे पैदा हुए पले बढ़े वही उनका वतन है। सज्जाद ज़हीर साहिबा की कहानियाँ हमेशा का केंद्र जो है वो आम आदमी रहा है। वो खुद मानती थी कि अगर कहानी में समाजी सियासी चेतना नहीं है तो वो कहानी कोई काम की नहीं। रज़िया की तकरीबन तमाम कहानियों में एक मामूली किरदार जरूर होता है। अक्सर तो पूरी कहानी ही मामूली पन पर टिकी होती है, लेकिन यही रज़िया का कमाल फन है कि उन्होंने इस मामूली पन में गैर मामूली पन पैदा कर दिया। उनके किरदार जो हैं वो बड़े, ये कहना चाहिए कि सुबकसर भी हैं, बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन उनमें समाज को बदल डालने का या नए सिरे से देखने का या ख़वातीन के हुकूक की पासदारी करने का या ख़वातीन के अपना हक मांगने का जज्बा उसमें नज़र आता है। ये जो जज्बा है, ये जो हक मांगने का जज्बा है, यही जो है समाजी हकीकत निगारी की बात जो है हमें तरफ ले जाता है, इशारा करता है। इस हिसाब से वो बहुत मुमताज़ हैं। और ये जो है ये सिलसिला रशीद जहां से जो है वो सामने आया। रज़िया सज्जाद ज़हीर ने गद्य की अन्य विधाओं में भी अपने हाथ आजमाए। उन्होंने कुछ रिपोर्टाज और सफ़रनामा लिखा, बच्चों के लिए उपन्यास नेहरू का भतीजा की सौगात दी। नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए उन्होंने उर्दू कहानियों का एक संकलन संपादित किया जो काफ़ी पसंद किया गया। यही नहीं, कुछ नाटकों के अनुवाद के साथ साथ स्वयं उन्होंने नाटक भी लिखे। साल 1953 में उन्होंने डॉक्टर रशीद जहां के साथ मिलकर प्रेमचंद की मशहूर कहानी ईदगाह का नाट्य रूपांतरण किया। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर ने इस नाटक का निर्देशन किया। इस नाटक पर उन्हें और अमृतलाल नागर दोनों को मुकदमा झेलना पड़ा। ये बात अलग है कि बाद में ये दोनों इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हुए। पता नहीं कितने लोगों को ये मालूम है कि अम्मी पर
सन 1953 में एक केस चला था, जो उन्होंने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का अडेप्टेशन किया था, नाटक बनाया था। और उस पर पहले तो पुलिस ने इजाज़त दे दी कि हाँ इसको खेला जाए, और फिर जब वो नाटक तैयार हो गया और पेश होने पर था, तो शो वाले दिन पुलिस ने आकर के कहा कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसमें आपने कुछ पुलिस के महकमे को ख़राब तरह से दिखाया है कि वो लोग घूस लेते हैं। तो अम्मी ने कहा भाई ये तो सच है, लेकिन तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आपको इजाज़त नहीं दी जा रही। उस मजमे में जो ऑडियंस थी उसमें कुछ वकील भी थे, उन्होंने कहा कि आप नाटक खेलिए, हम देख लेंगे। और जब केस चला अम्मी पर, अमृतलाल नागर पर जो निर्देशन कर रहे थे दोनों पर, तो ये कानून बदला गया उन लोगों की कोशिश से, उन लोगों के संघर्ष से कि स्क्रिप्ट दिखाने की ज़रूरत ना पड़े खेलने से पहले। उस वक्त आनंद नारायण मुल्ला जज थे, उन्होंने कहा कि अगर हम बोलने की, सच कहने की आज़ादी नहीं दे सकते तो फिर हमने किस लिए आज़ादी हासिल की है। तो ये अलग दौर था, अलग लोग थे जो सच के लिए लड़ते थे। रज़िया सज्जाद ज़हीर ने अफसानों के अलावा कई अहम तरीन किताबों का अंग्रेजी और हिंदी से उर्दू ज़बान में अनुवाद किया। यही वजह है कि सोवियत संघ सरकार ने उन्हें अनुवादक की हैसियत से अपने प्रतिष्ठित अवार्ड सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा। रज़िया ज़हीर ने इंसान के विकास पर रूसी भाषा की एक साइंस की किताब का इंसान का उरूज नाम से शानदार अनुवाद किया, तो कई दूसरी विदेशी भाषाओं के बेहतरीन उपन्यास उनकी वजह से ही भारतीय पाठकों तक पहुँचे। मसलन मैक्सिम गोर्की का क्लासिक उपन्यास माँ, माई चाइल्डहुड, माई अप्रेंटिसशिप, माई यूनिवर्सिटीज़, बर्तोल्ट ब्रेख्त के लाइफ ऑफ गैलीलियो, रसूल हमज़तोव का माई दागिस्तान, चंगेज़ एतमतोव का अमीला, सिंज की किताब राइडर्स टू द सी आदि। रज़िया सज्जाद ज़हीर का अनुवाद का यह काम यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अपने यहाँ के बड़े लेखकों की भी कई अच्छी किताबों के अनुवाद का जिम्मा उन्होंने खुद उठाया। मसलन डॉक्टर मुल्कराज आनंद के उपन्यास कुली, भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र और अमृतलाल नागर का उपन्यास बूंद और समुद्र का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया। सज्जाद ज़हीर के तरकीब संसाथी नियाज हैदर एक अच्छे अनुवादक थे। उन्होंने कई किताबों के शानदार तर्जुमे किए हैं। बर्तोल्ट ब्रेख्त के नाटक काकेशियन चौक सर्कल का अनुवाद नियाज हैदर को ही करना था, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से उन्होंने यह जिम्मेदारी रज़िया सज्जाद ज़हीर के सुपुर्द कर दी। जब यह अनुवाद पूरा हुआ तो नियाज हैदर जैसे आला दर्जे के अनुवादक रज़िया सज्जाद ज़हीर के काम से काफ़ी खुश हुए। काकेशियन चौक सर्कल का तर्जुमा है कुछ ऐसा ही। ब्रेख्त के किरदारों का फ़क्कड़पन, जो उनकी खुसूसियत और पहचान दोनों थी, रज़िया सज्जाद ज़हीर ने अनुवाद करते वक्त इस बात का ख़ास तौर से ख्याल किया है। मिसाल के तौर पर नाटक के एक अहम किरदार अज़दक का अंदाज़े बयां देखिए। अरे वहाँ नहीं, पेड़ के नीचे नहीं, मेरी जज की कुर्सी यहाँ खुली हवा में रखो। खुली हवा में इंसाफ की देवी का लहंगा हवा में उड़ने लगता है और अंदर का पोल खुल जाता है। जहाँ का जो जिस तरह से कि उनके अफसाने हैं और उसमें वो बेदारी, जो बेदारी के ख़वातीन के ज़रिए नज़र आती है, उनके किरदारों के ज़रिए नज़र आती है, वो बेदारी उसमें आई कि जिस तरह से कि इस्तिसाल होता था औरतों का, जिस तरह से कि मज़हब की बुनियाद पर ले लीजिए या समाजी रस्म व रिवाज की बुनियाद पर ले लीजिए, या फिर जो है वो माशी एतबार से ले लीजिए, किसी भी एतबार से औरत का जो है समाज एक तरीक़े से इस्तेसाल किया करता था। वहाँ से अगर शुरू करते हैं, ये नज़रियात वहाँ से नज़र आते हैं और
उस तरह की चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती गईं, तरक्की करती रहीं और उसमें एक चेन की तरह कड़ी दर कड़ी जो है इन मसाइल को बयान करना, इन मसाइल की तरफ जो है वो मुतवज्जे करना, लोगों के अज़हान को मोड़ना, उनकी सोच को मोड़ना, उनकी सोच को जो है उनकी फ़िक्र को और जो है झंझोड़ देना और बल्कि ख़वातीन ही नहीं, ख़वातीन के ज़रिए समाज का वो तबका जो मर्द तबका है, उस तबके की जो एक तरीक़े से एक आदत सी पड़ गई थी, एक एक्सप्लॉइट करने की, इस्तेसाल करने की एक आदत सी पड़ गई थी और उस आदत को अदा करते वक्त उनके ज़हन में ये भी नहीं आता था, ना दिल में ये ख़्याल आता था कि हम एक इंसान से बात कर रहे हैं, हम एक इंसान हमारे साथ है, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ समझते थे औरत को कि जिसको कि जो है हर जा और बेजा बात उसको मानना है, ये और औरतें उसको माना करती थीं। इस तरह का मामला हुआ करता था। ये और बात है कि कुछ ऐसी मखसूस जो एक तबके थे या मखसूस एक कैटेगरी थी उसमें भी होता था, लेकिन उसमें कम। लेकिन एक आम आदमी जो था वो आम आदमी के तौर पे अगर हम औरत को देखें या मज़दूरों को देखें या हम जो है वो मेहनत कश तबके को देखें या किसान को देखें तो उनका इस्तेसाल होता था। इस तरफ जो है ख़ास तौर से ख़वातीन की तरफ उन्होंने बहुत बड़े इक़दामात किए। इल्म व अमल से ये साबित किया कि अदब का मकसद ये भी है कि वो समाज में की तस्वीर दिखाकर एक जज्बाती तौर पर अज़हान को तरक्की की तरफ, बेदारी की तरफ मोड़ दें। और ये काम इन्होंने तरक्की पसंदों ने अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से, अपनी अमली इक़दामात से, अखबारों से, मज़ामीन से, तख्लीक़ात से, इन सब से इन्होंने ये काम किया, बड़े ज़ोर शोर से किया। रज़िया की एक मशहूर कहानी है वारदात। वारदात जिसमें कोतवाली बज़ाहिर एक किरदार बनकर आती है, लेकिन कोतवाली की निस्बत से एक किरदार चोर का भी है। इंसाफ, आज़ादी, सियासत के कुछ इशारे हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर को सोवियत नेहरू अवार्ड के अलावा दीगर कई अवार्ड भी मिले, जिनमें अखिल भारतीय लेखक संघ पुरस्कार भी शामिल है। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार सूजी थारो द्वारा संपादित किताब वीमेन राइटिंग इन इंडिया वॉल्यूम 2 द 20th सेंचुरी में रशीद जहां की कहानी वह इसमें चुगताई के लिहाज के साथ साथ रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नीच को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, 20वीं सदी में ख़वातीन का उर्दू अदब नामक उर्दू की एक किताब में भी उनकी कहानी जर्द गुलाब शामिल है। NCERT की 12वीं क्लास के लिए तैयार हिंदी की किताब में उनकी चर्चित कहानी नमक पढ़ाई जाती है। रज़िया सज्जाद ज़हीर कहानीकार के तौर पर भले ही रशीद जहां या इसमें चुगताई की तरह मकबूल नहीं हुई, लेकिन उनकी कहानियां पाठकों को सोचने को विवश करती हैं। पाठकों को उनसे एक नज़रिया मिलता है। उनकी कहानियों में सामाजिक चेतना और वर्ग चेतना इस तरह से गुथी हुई है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। तरकीब सिंध नक्काद डॉक्टर कमर रईस रज़िया सज्जाद ज़हीर को प्रेमचंद की रिवायत का अफसाना निगार मानते थे। वहीं लेखक, पत्रकार, फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनकी कहानियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, वो खुद तो औरत थी, लेकिन उन्होंने मर्दाना समाज के चेहरे से नकाब उठाया और कई यादगार मर्द पात्र दिए। अब्बास की ये बात सही भी है। कहानी अल्लाह दे बंदा ले का नायक फ़करू हो या फिर सुतून कहानी का बूढ़ा नायक आमिर खान, ये किरदार अपनी बेमिसाल इंसानियत और बेदाग ईमानदारी से लंबे समय तक पाठकों के जहन में जिंदा रहेंगे। वे उन्हें भुलाए नहीं भूल पाएंगे। रज़िया खाका नुमा कहानी या कहानी नुमा खाका लिखने में बड़ी महारत होती है। अल्लाह दे
बंदा ले जाए। इस कहानी का एक किरदार है फखरू। देखिए बहुत अच्छा इंसान है फखरू, लेकिन नमाज पढ़ने से इनकार करता है। अजीब बात। डॉक्टर शारिब रुदौलवी का मानना है रज़िया सज्जाद ज़हीर पहले अपनी कहानियों को खुद जीती हैं, तब कागज पर उतारती थी। याद रखिए कि जिंदगी का कोई गंभीर हादसा बड़ी कहानी बन जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, और कभी मामूली मामूली बातें मुकालमे बड़ी कहानी को जन्म दे देते हैं। बड़ा सौदागर कौन, वह शोले, बीजों की पपड़ी, बादशाह, कि जहां पूरी उर्दू शायरी हुस्नकारी में, लबो रुखसार की ज़ेबाइश में, आराइश में लिखी गई हो, वहां बदसूरत किरदारों को पेश करना। अब देखिए रज़िया आपा एक तस्वीर खींच रही हैं बादशाह की। उसकी उम्र कोई 40-50 के बीच होगी। तली ताल से चैना माल तक, रईस भाई, सच और सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं, निगोड़ी चले आवे है, अब पहचानो लावारिस, सूरजमल, राखी वाले पंडित जी, टीपू, अमरजोत, रावण जला नहीं, दूसरा नाम, परछाइयाँ और जीवन आदि कहानियों को यदि गौर से पढ़ें तो शारिब रुदौलवी की इस बात में दम भी नज़र आता है। कहानी व शोले और बीजों की पपड़ी का कथानक और इन कहानियों की नायिकाओं की सोच जिस तरह से इन कहानियों में प्रतिबिंबित हुई है वह ऐसे ही नहीं आ गई है जो कहानी में ढल गया है। साधारण से दिखने वाली कहानी बीजों की पपड़ी में एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है, पूरी दुनिया और इंसानियत को बचाने का संदेश। रज़िया सज्जाद ज़हीर ने बंटवारा और बंटवारे के बाद का भयानक मंजर देखा था। वह उस भयानक हालात से गुजरी थीं जिसमें इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया था। जाहिर है कि ये सब बातें उनकी कहानियों में आनी ही थी। उन्होंने बड़ी ही संजीदगी से अपनी कहानियों में इन हालात का जिक्र किया है। अमीरी, गरीबी, ईमानदारी और दरियादली जो अमीरों में नहीं होती। एक दिलचस्प और पुरअसर कहानी जो सिर्फ एक किरदार पर टिकी हुई। बादशाह कहानी हो या वारदात, सूरजमल हो या सुतून के अमीर खान। इंतज़ार खत्म हुआ, इंतज़ार बाकी है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की निजी ज़िंदगी से जुड़ा एक शानदार संस्मरण है जिसमें वह अपने पति सज्जाद ज़हीर को बड़ी शिद्दत से याद करती हैं। अपने शौहर सज्जाद ज़हीर की तरह रज़िया सज्जाद ज़हीर की प्रगतिशील विचारधारा में गहरी आस्था थी। अदब में कला से ज़्यादा वे कथ्य पर जोर देती थीं। उनका ये स्पष्ट मानना था कि यदि किसी कहानी में समाजी सियासी चेतना नहीं है तो वो कहानी किसी काम की नहीं है। अपने एक लेख कहानी और समकालीन चेतना में कहती हैं, अगर चेतना में कोई तरक्की पसंद नज़रिया या रवैया नहीं बनता तो जो साहित्य लिखा जाएगा उसमें माहौल के बिखराव और पेचीदगी का ऐसा असर पड़ेगा कि वो रचना भी बिखराव और पेचीदगी का शिकार हो जाएगी और दीवाने का ख्वाब बन जाएगी। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों के केंद्र में हमेशा आम आदमी रहा। उसके सुख दुख, उम्मीदें नाउमीदें रहीं। कहानियों में उन्होंने कभी तरक्की पसंद नज़रिए का दामन नहीं छोड़ा। अपने इसी लेख में वे आगे लिखती हैं, बेशक साहित्य में इंसान ही हीरो है, लेकिन जब चेतना की मजबूत बुनियादों, इंसान और प्रतीक को ज़रूरी मानते हुए तरक्की पसंद नज़रिए के साथ रचना लिखी जाती है तब ही बड़ी कहानियाँ वजूद में आती हैं, जैसे पूस की रात, कफन, नया कानून, मोज़ल, पेशावर एक्सप्रेस, कालू भंगी, ग्रहण, तीन पाथली चावल, आनंदी, गरड़िया, कारमन आदि। लेकिन अल्लाह मेघ दे उनका एक ऐसा मास्टरपीस नावल है जो अदब में बाकी रहने वाला है। सैलाब की सूरत हाल और लखनऊ के माशरे को जिस तरह से उन्होंने पेश किया वो अपनी जगह एक मिसाल है। रज़िया सज्जाद ज़हीर ने अपने जीवन साथी सज्जाद ज़हीर से एक अहम बात और सीखी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्क शक्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्क शक्ति के ज़ेर असर ही वे अंधविश्वासों और कर्म कांडों पर ज़रा सा भी यकीन नहीं करती थीं। जिंदगी भर वे इनके खिलाफ लड़ती रहीं। अलबत्ता अपने खाविंद सज्जाद ज़हीर की तरह वे नास्तिक नहीं थीं। वे इस हद तक मजहबी थीं
कि मजहब की अच्छी बातों से आदमी अपनी ज़िंदगी में सुधार लाए, न कि दकियानूस और धर्मभीर बना रहे। मुहर्रम में होने वाली मजलिसों में रज़िया सज्जाद ज़हीर न सिर्फ शिरकत करती बल्कि मर्ज़िया भी पढ़ती थीं। उन्हें मीर अनीस और दबीर के सैकड़ों शेर याद थे, जिनका बहुत अच्छा इस्तेमाल वे इन मजलिसों में करतीं। रज़िया सज्जाद ज़हीर की ज़िंदगी में मज़हब के क्या मायने थे, अगर इसे समझना है तो उनकी सबसे छोटी बेटी नूर ज़हीर के संस्मरण की लाजवाब किताब मेरे हिस्से की रोशनाई पढ़नी होगी, जो उन्होंने अपने वालिद और अम्मी की याद में लिखी है। अपनी अम्मी की खुसूसियत को बयां करते हुए वे अपने एक दीगर लेख स्याही की एक बूंद में लिखती हैं। मजलिसों को अम्मी परफॉर्मेंस की तरह तैयार करती, क्या कहना है उसके नोट्स बनाती, शेर तो पढ़ती ही, साथ में मुहावरे, कहावतों और दोहों का भी प्रयोग करती। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अम्मी पढ़ती और सबको याद दिलाती कि हुसैन ने पानी मांगा, क्योंकि पानी देना, पानी पिलाना, पानी लेना अपनेपन की निशानी है। पानी पेश करना यानी इज्जत देना, पानी स्वीकार करना यानी अपने बराबर समझना। पानी मांगने वाले को इनकार नहीं किया जाता, ये रेगिस्तान की परंपरा है। इसलिए हुसैन ने पानी मांगा, मोहम्मद के नवासे ने पानी मांगा, हाथ फैलाया ताकि यजीद को याद आए, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रवायत याद आए, किसको इनकार कर रहा है याद आए कि शिष्टाचार और भाईचारे का तकाजा क्या है, याद आ जाए ये सब कुछ और शायद इंसानियत बच जाए। उनको एक चीज बड़ी पसंद थी कि खवातीन बच्चियां तालीम हासिल करें और खुद मुख्तफी बने। जरूरी नहीं है कि तालीम के मैदान में ही रहें, सन्नत और हिरफत की चीजें भी सीख लें, खुद मुख्तफी बन जाएं। उसी की वजह है कि आज अदब जिंदगी के हर शोबे, जिंदगी के हर तबके की तर्जुमानी करता है और अदब का जो एक तरीके से कैनवास है, वो कैनवास जो है वो पूरी जिंदगी का अहाता करता है। तो ये इब्तिदाई जो कोशिशें थीं उसमें रज़िया सज्जाद ज़हीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह की कोशिशों में लगा दी और उसके जो समरदार जो उसके दरख्त थे वो आज लहलहा रहे हैं और ख़वातीन जो एक तानीसी नज़रिए के तहत आगे बढ़ी हैं, चाहे वो हिंदी में स्त्री विमर्श की बात हो, चाहे वो उर्दू में तानीसी अदब की बात हो, इसको बड़े ज़ोर शोर से और बड़ी बेदारी से सामने आई हैं लेकर। और आज जो ख़वातीन लिख रही हैं वो सिर्फ चार दीवारी की बात नहीं, बल्कि वो एक अपने स्टेट की, अपने मुल्क की, पूरी दुनिया की, बैनुल अक़वामी सतह पर जो कुछ भी हो रहा है उस सब की तर्जुमानी अपने कलम के ज़रिए कर रही हैं। यही जो है बेहतरीन रिज़ल्ट हैं जो आज हमें मिल रहे हैं और उर्दू अदब और तमाम जो दुनियाए अदब है उसके रूबरू खड़ा है, उसके कदम बकदम जो है चल रहा है, उसके बराबर है। जबकि उर्दू अदब की जो उम्र है वो बहुत कम है और अफसाने और नावल की तो बहुत ही कम है। तो इसके बावजूद जो है आज अदब इतना बेहतरीन लिखा जा रहा है। और गरीब आदमी का मुशाहिदा, खूबसूरत लोगों के मुशाहिदा तो हम खूब करते हैं, हुस्न जमाल पर रोशनाई हम बहुत खर्च करते हैं। ये है तरक्की पसंदी की देन जो जिंदगी की सफ़ाक हकीकतों को, बदसूरत किरदारों को आपके सामने ला रही। इन्होंने मुझसे कहा, रज़िया ये काम मैं खुद ही करूं। रात को 11:30 बजे के आसपास ये घर से निकली। मैं इनके साथ मेन गेट तक गई। ख्याल रखना और जल्दी आना। मैं अंदर बच्चियों के पास चली, काफी रात हो गई, ये नहीं आई। मैं बार बार आंगन में आकर गेट की तरफ देख रही थी। दरअसल रज़िया सज्जाद ज़हीर ये बात अच्छी तरह से जानती थीं कि हिंदुस्तानी समाज में लोगों पर मज़हब का ज़्यादा असर है।
उन्हें मजहब से अलग नहीं किया जा सकता, लिहाजा उनमें सुधार मजहब के तरक्की पसंद व्याख्या से ही मुमकिन है। उनकी कहानी अल्लाह दे बंदा ले का नायक फ़करू को अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है, लिहाजा ज़िंदगी में वह सब अच्छे काम करता है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता। उसे इस बात पर भी यकीन नहीं कि हर अच्छे और बुरे काम के पीछे अल्लाह ही जिम्मेदार है। उसका मानना है कि ऊपर वाला इंसानों को सिर्फ अपनी नेमतें बांटता है, उनसे छीनता नहीं। दुनिया में वर्ग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच की व्यवस्था इंसान ने ही बनाई है। बुराई की जड़ खुद इंसान है। आज़ादी के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब मुल्क में साम्यवादी विचारधारा कमज़ोर हुई। कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया। दीगर सियासी पार्टियों की तरह कम्युनिस्ट पार्टी में भी सियासत की कई बुराइयां, बदकारियां आ गईं। कई ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी खामोश रही या उसने अपने विचारों से समझौता कर लिया। लेकिन ऐसे मायूस माहौल में भी रज़िया सज्जाद ज़हीर ने साम्यवादी विचारधारा से कभी नाता नहीं छोड़ा। उनकी आस्था इस विचार में अंत तक बनी रही। उनका मानना था कि तरक्की पसंद अदीब कभी अपने विचारों से समझौता नहीं करेगा। कुछ नौजवान शायर और पार्टी वर्कर मुझसे मिलने आते थे, कहते थे रज़िया आपा आपके बारे में बहुत सुना है तो इसलिए मिलने आ गए। कहां से आती है आप में इतनी हिम्मत? क्या कहती मैं जिसके पीछे इतना ईमानदार और बहादुर शौहर और सामने 3 बच्चे, हिम्मत तो आ ही जाएगी ना। रज़िया सज्जाद ज़हीर को अगर हम उनके पूरे व्यक्तित्व को ध्यान से जरा देखें तो ये बात सामने आती है कि प्रगतिशील आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण एक वो हस्ती की तरह थी। और ये कहा जा सकता है कि सज्जाद ज़हीर ने जो इतना बड़ा काम किया, ऐतिहासिक महत्व का, और प्रगतिशील लेखक संघ बनाया, प्रगतिशील लेखक आंदोलन को दूर तक विस्तार दिया, तो प्रगतिशील आंदोलन सज्जाद ज़हीर दोनों को आगे बढ़ाने में, गति देने में और उनको अपने संकल्प पूरा करने में जो मदद रज़िया आपा से मिली, उनको सब लोग प्यार से सम्मान से रज़िया आपा कहते थे, वो उसकी बड़ी भूमिका थी। अगर रज़िया आपा भी में वो सारी संवेदनाएं ना होती जो सज्जाद ज़हीर में थी, वो सारा विवेक ना होता जो एक प्रगतिशील लेखक के अंदर होता है, और वो चेतना ना होती जो प्रगतिशील आंदोलन की मुख्य उपलब्धि या देन है, तो मैं समझता हूँ कि शायद सज्जाद ज़हीर इतनी दूर तक नहीं जा पाते। तरक्की पसंदी की जो ख़वातीन शुरू में जिन्होंने काम किया, रशीद जहाँ से लेकर उसके बाद, और फिर वो इसमें चौख्ताइयों पे क़ुर्रतुल ऐन हैदर, और फिर जो है ज़किया मशहदी, और फिर जो है वो हम तक आता है सरवत ख़ान तक, निगार अज़ीम, फिर सरवत ख़ान या सदक़ा नवाब सहर, ये इन सब के जो कलम में तरन्नुम रियाज़ और इन सब के जो कलम में जो बेबाकी नज़र आती है, एक इंसान के तौर पे ना झिझक है, ना कोई छुपाने की बातें हैं, ना कोई नाज़ो अदा की ऐसी बातें हैं, ना कोई, वो सब जो है एक इंसान, औरत एक इंसान के तौर पे, समाज में एक इंसान के तौर पे औरत इंट्रोड्यूस हुई है, वो सब इनकी कोशिशों से ही जो है वो ये हुआ है ये सब। तो इसमें जो है रज़िया सज्जाद ज़हीर को हम बार बार याद करेंगे, बार बार उनका ज़िक्र होगा। अदब में जब कभी भी तरक्की पसंदी का ज़िक्र आएगा या अदब की तारीख़ लिखी जाएगी तो रज़िया सज्जाद ज़हीर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही उनका मकाम है और यही उनका जो है वो ताउन है अदब के लिए, जो एक ज़िम्मेदार कलमकार का होता है।
सज्जाद ज़हीर और रज़िया सज्जाद ज़हीर इतने तरक्की पसंद ख्यालात के हामी हैं, उनके आइडियाज अलग होंगे मगर निस्बत से लेके लड़की की रुखसत तक उनमें तमाम कदीम रिवायती इक़दार की पासदारी रही। रज़िया सज्जाद ज़हीर की मजबूत इच्छा शक्ति और यह दृढ़ सोच उनके लेख, कहानी और समकालीन चेतना के एक छोटे से अंश से जानी जा सकती है, जिसमें वे लिखती हैं, आज़ादी के बाद बदहाली बढ़ती जा रही है, पुराने मूल्य बिखर चुके हैं, यहाँ तक कि आज आर्थिक बदहाली ऊंचाई पर पहुँच गई है। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला मुद्दा ये है कि तरक्की पसंद सोच और सियासत भी बिखराव के शिकार हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता तो शायद इन हालात में मर सकते हैं, लेकिन इंसान, दोस्त, तरक्की पसंद साहित्यकार कभी नहीं मरता, क्योंकि उसका रिश्ता उस मेहनतकश आदमी से बंधा है जिसका शोषण करने के चक्कर में ही ये सारा बिखराव फैला हुआ है। तरक्की पसंद साहित्यकार अपनी इकाई के द्वारा उस समूह का तर्जुमान है जिसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। जिंदगी ने अपनी तरफ से कोई मुसीबत, कोई मुश्किल उठा नहीं रखी जो अम्मी पर ना डाली हो। और अम्मी ने मेरे ख्याल से अपने काम के सहारे उनसे उन मुश्किलों से जूझा और उन पर काबू पाया। कभी डरी नहीं, कभी घबराई नहीं, कभी ये नहीं कहा कि भाई ये जद्दोजहद कब ख़त्म होगी, ये स्ट्रगल कब ख़त्म होगा। बल्कि एक बार मैंने उनसे मजाक में पूछा था कि अम्मी सारी ज़िंदगी आपकी गुजर गई जद्दोजहद में, स्ट्रगल करते रहने में, संघर्ष में, आपने कभी नहीं सोचा कि ये कब ख़त्म होगा, कब आराम की ज़िंदगी होगी। तो बहुत हंसी और कहने लगी, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। यानी स्ट्रगल जो था वो ज़िंदगी का हिस्सा था, उससे भागना, उससे उसके ख़त्म होने की ख्वाहिश करना ये बिल्कुल उनके लिए ज़रूरी नहीं था। और काम उनकी मदद करता था ताकि वो ज़िंदगी जी भी सकें। मुसीबतें इतनी थीं, अब्बा का जेल जाना, कई बार ये होना कि शायद ज़िंदा नहीं लौटेंगे, फिर उसके साथ साथ बच्चों का साथ, घर की देखभाल, खाना पकाना, नौकरी करना, उस सब के बावजूद अम्मी का लिखना चलते रहना, संगठन का काम करते रहना, ये सब उनको उनके लिखने नहीं दिया। रज़िया सज्जाद ज़हीर साहित्य में व्यक्तिवाद की विरोधी थीं। उनका मानना था कि साहित्य में इस प्रवृत्ति को पूंजीवाद ने आगे बढ़ाया है। ये पूंजीवाद की साजिश है ताकि समाजवादी विचार समाज में न पनपें। पूंजीवादी और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ लोग अपनी आवाज़ न उठाएं, वे अपने में ही उलझे रहें। इस तरह की प्रवृत्तियाँ अंततः साहित्य को कमज़ोर करती हैं। लिहाजा साहित्यकारों का दायित्व है कि वे इन प्रवृत्तियों से दूर रहें। उर्दू कहानियों के एक विशिष्ट संचयन की भूमिका में वे साहित्यकारों को आगाह करते हुए लिखती हैं। व्यक्तिगत और असफलताओं को प्रतिबिंबित करने वाले साहित्य की आयु बहुत थोड़ी है, इसलिए इसके भविष्य के संबंध में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि ये प्रवृत्ति एक स्थायी स्थिति बन सकती है, लोगों में निराशा तथा भाग्यवाद की भावना उत्पन्न कर सकती है और बाहरी तत्वों से अलग करके आदमी को अपने आप में घुटे रहने और विष घोलते रहने पर तत्पर कर सकती है। एहसास के बाद अमल के तर्क संगत रास्ते से हटाकर उनके जीवन की शक्ति और हरकत की बरकत से अलग करके मृत्यु को प्रत्येक समस्या का समाधान बनाकर प्रस्तुत कर सकती है। प्रत्येक सचेत व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये प्रवृत्तियां कितनी अर्थहीन और साथ ही कितनी खतरनाक हैं। पराजय, घुटन, रोष, पलायन, अपने आप में ही उलझे रहना किसी भी साहित्य को अधिक आगे नहीं ले जा सकता। रज़िया सज्जाद ज़हीर की नज़र में साहित्यकार के लिए साहित्य स्वांतः सुखाय नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ऐसा साहित्य रचे जो सबको सुख पहुँचाए, सबका कल्याण करे। साहित्यकार को अपने अतीत के उस गौरवशाली साहित्य का अनुकरण करना चाहिए जिसमें मनुष्यता ही प्रमुख है।
इसी सोच से वे वशीभूत होकर अपनी उसी भूमिका में लिखती हैं। हमारे युवक युवतियां यदि अपने महान विरसे और जीवन के अत्यंत निकट अपने सनातन साहित्य की आत्मा को समझने और उससे कुछ सीखने का प्रयास करें तो उन्हें ये मालूम होगा कि उनके अतीत का साहित्य सदा साहित्य जीवन के लिए और साहित्य मनुष्य के लिए का समर्थक रहा है और कोई भी साहित्य अपने विरसे से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। रज़िया सज्जाद ज़हीर वाकई उर्दू की उस शानदार प्रगतिशील विरासत की नुमाइंदा थीं जिसमें अदब ज़िंदगी के लिए और अदब इंसान के लिए था। इससे अलग इसमें सोचा ही नहीं जाता था। सज्जाद ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, मखदूम, करमचंदर, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे अनेक आलाकत के अदीब इस अदब के झंडा बरदार थे। पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं कि अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती थी और इस चीज़ पर इसरार करती थी कि अगर अच्छा खाना खाने का शौक़ है तो अच्छा खाना पकाना भी आना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को, बेटियों को, उन्होंने बाकायदगी से खाना पकाना सिखाया और हमेशा ये कहा करती थी कि बेटा खाने की तरफ अगर नहीं तवज्जो देंगे तो ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो इसमें देखो कितनी रिसर्च गई है, कितनी मसालों का, घी तेल का इस्तेमाल किस मिक़दार में होगा, कितनी सोच कितनी समझ के साथ ये खाने बने हैं सदियों में। इनको इसी तरह से मामूली तरह से नहीं पका देना है और इसीलिए उनके हाथ में ये जायका था कि वो टिंडा और परवल जैसी चीज़ें जो लोग आम पसंद नहीं करते और खाते नहीं, वो इस तरह के पकाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। मुझे हमेशा इस चीज़ का एहसास होता है कि वो अपने लिखने पढ़ने से वक्त निकालकर हम लोगों के लिए अच्छा खाना कितने भी कम पैसों में मुहैया करने की हमेशा कोशिश करती रहती थी। 18 दिसंबर 1980 को रज़िया सज्जाद ज़हीर ने इस दुनिया से अपनी आखिरी विदाई ली। अदब में उनके योगदान को पाठक, आलोचक अलग अलग तरह से याद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जिस जज्बाती अंदाज में उनकी छोटी बेटी नूर ज़हीर ने उन्हें अपनी किताब मेरे हिस्से की रोशनाई में याद किया है, वह जैसे उनकी पूरी बावकार हस्ती का निचोड़ है। 400 बरस पहले मेवाड़ में एक मीरा का जन्म हुआ था, जिसने समर्पण में कितना वक़ार, कितनी इज्जत है, इसकी मिसाल कायम की थी। मेवाड़ से कोई 100 मील दूर मीरा के 4 सदी बाद अजमेर में एक रज़िया हुई, जिसने मुस्तकिल इंतज़ार को अपना अक़ीदा मान लिया, जिसने अपने वजूद को अपने साथी के रंग में ऐसे ढाल लिया था जैसे गिरधर में मीरा समा गई थी, जिसका नाम शायद रज़िया इसलिए रखा गया था कि वो हर आने वाली मुश्किल को झेल लेने के लिए राज़ी रहेगी, जिसकी बड़ी बड़ी हंसती हुई आँखों में एक बेहतर दुनिया को देखने का सपना इसलिए तैरता था कि उसके महबूब की आँखों ने वही एक ख्वाब देखा था और जाना था, जो बड़े बड़े कारनामे करके संत नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसकी प्रीत किसी देवता के साथ नहीं, एक इंसान, एक सिपाही के साथ थी। दोस्तों, ये रही डॉक्यूमेंट्री रज़िया सज्जाद ज़हीर पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा और हमें लिखिएगा कि इसमें कमियां क्या रह गई हैं। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन करके कुछ हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। शुक्रिया।